आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं 4.4 अ पैरोडी। पैरोडी क्या होती है स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश वर्कशॉप पैरोडी का। ठीक है ना। जब मैंने पैरोडी आपको पढ़ाई थी तब बताया पैरोडी क्या होता है। ये क्या होता है, हास्यानुकृति, मतलब कॉमेडी के लिए किसी पोयम या किसी समझ रहे हो ना, किसी सॉन्ग को क्या कर देते, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसमें लोगों को हंसाने के हिसाब से कुछ चेंजेस कर देते हैं उसमें। ठीक है ना, वो पैरोडी बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्रांसलेट, पहला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द पोएम इनटू योर मदर टंग। मदर टंग यानी यहाँ मराठी में दिया हुआ है। अगर हिंदी में करना है तो हिंदी में मैंने जब ट्रांसलेशन सिखाया इसका, तो उसको लेक्चर को आप देखोगे तो आप समझ पाओगे ना। तो मराठी में जिसको ट्रांसलेशन चाहिए तो यहाँ पर है, ठीक है ना, ऑलरेडी, जो कि मराठी में ट्रांसलेशन है। फोटो खींच के आप इसको कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो फिर आज लेक्चर में खास क्या होने वाला है, देखो आज क्या खास होने वाला है, लैंग्वेज स्टडी वाला पोर्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज है। ठीक है, और ये एक सवाल है, देखो सेकंड वाला क्या बोला है, फाइंड एन एग्जांपल ऑफ अ पैरोडी अलोंग विद द ओरिजिनल। ओरिजिनल के साथ अपने मदर टंग में आपको एक पैरोडी बनानी है। ठीक है ना, तो देखो एक मैं बता देता हूँ आपको, है ना, एक दोहा है, उसकी पैरोडी क्या हिंदी में बताऊंगा मैं आपको। जैसे कल करे सो आज कर, है ना, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो ये कबीर जी का एक दोहा है। अब इसकी पैरोडी क्या बनी है, जो कॉमेडी तरीके से क्या बना है, कल करे सो परसों नहीं, आज कहाँ, सुनो क्या है, आज करे सो कल करे सो परसों, जल्दी करके क्या करेगा, जीना है जब बरसों। तो इसको आप एक एज अ एग्जाम्पल लिख सकते हैं हिंदी में, और या तो मराठी में भी आप कुछ लिख सकते हैं, आपको पता हो तो आज जो सबसे मेन चीज़ है वो है लैंग्वेज स्टडी वाला पोर्शन। मैं सीधे बुक में चलता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ें। देखिए स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, सम ट्रांजिटिव वर्ब कैन हैव टू ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल। हमने पिछले लेक्चर की लैंग्वेज स्टडी में देखा था कि वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर इस क्रिया का, इस वर्ब का, एक्शन का असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है ना, या इस वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है ना, लेकिन अगर वो रिप्लाई मिल गया तो वो ऑब्जेक्ट होता है। सही, देखो वर्ब से व्हाट या हुम का जो रिप्लाई मिलता है उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जिस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वो क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, ऐसी वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होते हैं। देखो ये एग्जाम्पल है, दे गेव हिम अ बुक। अब देखो यहां पर दो दो रिप्लाई मिलेंगे, व्हाट का रिप्लाई वर्ब से मिलेगा और हुम का रिप्लाई भी मिलेगा। देखो समझ में आ जाएगा, सारी चीजें बहुत आसान है। देखो दे गेव, उन्होंने दिया, क्या दिया, दे गेव व्हाट क्या दिया भाई, बुक दिया ना, अ बुक। दे गेव हुम, दे गेव अ बुक हुम, किसको दिया। देखो क्या का जवाब, व्हाट का जवाब क्या होता है, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये नोट कर लो। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, उस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब से हुम का रिप्लाई, दे गेव अ बुक हुम, किसको दिया उसने बुक, हुम किसको दिया, हुम मतलब किसको। तो वर्ब से किसको का जवाब वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक हिंट बताता हूं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहचानने का, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये नॉन लिविंग थिंग होती है। ये किसी चीज होती, कोई इंसान या कोई लिविंग थिंग नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग होती है। व्हाट का रिप्लाई, जैसे बुक, इसमें जान नहीं है ना, लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। और हुम, ये जो हुम का रिप्लाई है जो होता है, ये क्या होता है, लिविंग थिंग होती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमेशा क्या बनते हैं, लिविंग थिंग ही। ऐसे नाउन जो लिविंग थिंग है वही नाउन क्या बनते हैं, आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं। सही है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो नाउन ही बनते हैं ना स्टूडेंट। तो वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें क्या, हमेशा क्या होता है, एक चीज होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है। और वर्ब के बाद हुम का रिप्लाई क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमेशा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग जिसमें जान है। ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां देखो ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, दे गेव व्हाट, उन्होंने दिया, क्या दिया, अ बुक। तो अ बुक क्या है, व्हाट का रिप्लाई है, तो व्हाट का रिप्लाई है तो इसको ऑब्जेक्ट वन बोल दिए, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो।
या ऑब्जेक्ट टू, दे गेव हुम, हिम, उसने बुक दिया, किसको, उसको दिया, हिम को, तो हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट टू बोला है यहाँ, ठीक है। जैसे ग्रैंड मदर टोल्ड, बताया, क्या बताया भाई, व्हाट अ स्टोरी, क्या 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 बताया, स्टोरी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको बताया, ग्रैंड मदर टोल्ड अ स्टोरी, हुम, किसको बताया भाई, ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो समझ गए, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अगर दो दो चीजें हैं, बीच में कोई देखो कुछ भी यहाँ एंड वेंड कुछ नहीं लगा है, डायरेक्ट दो चीजें हैं, अस एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है, तो सीधे समझ जाना कि जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो लिविंग चीज है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो व्हाट का रिप्लाई है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो हुम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट। जैसे अस्मिता रोट व्हाट, उसने लिखा, क्या लिखा भाई, अ लेटर, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको लिखा, टू हर आंट, तो हर आंट, टू हर आंट, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इतना ही तो आसान है स्टूडेंट। तो ये दो तरीके से भी लिख सकते स्टूडेंट, देखो ये जो तरीका है ना, ये भी एक तरीका है लिखने का, ये भी एक तरीका है, देखो बात को समझो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसा हम कर देते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दे और इनडायरेक्ट को बाद में, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे दे गेव अ बुक, अब ये हिम को बाद में ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना जब हिम को बाद में ले जाऊंगा तो टू के साथ लिखना पड़ेगा, ऐसा होता है। देखो दे गेव अ बुक टू हिम लिखना पड़ेगा, टू हिम। जब भी आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, जनरल ऐसा होता है। लेकिन मुझे क्या करना है, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देना है और ये हिम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको बाद में लिख देना है। तो बाद में लिखूंगा तो टू के साथ लिखना पड़ेगा, जैसे यहां पर हुआ है। इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकता है, इस थर्ड वाले को ऐसा भी लिख सकते हैं, अस्मिता रॉट हर आंट अ लेटर, तो टू का काम खत्म हो जाएगा। जब इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिख दूंगा तो टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहां पर देखो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इस ऑब्जेक्ट को, अस को अगर मुझे बाद में लिखना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, ग्रैंड मदर टोल्ड अ स्टोरी टू अस हो जाएगा स्टूडेंट। समझ गए क्या फंडा है, क्लियर हो गया आपको, क्लियर है ना। जैसे कि ही TAUGHT टॉट, उन्होंने पढ़ाया या सिखाया, ही टॉट मी इंग्लिश, क्या मतलब है इसका, उन्होंने सिखाया मुझे, क्या सिखाया, इंग्लिश। ही टॉट व्हाट, क्या सिखाया, इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही टॉट इंग्लिश हुम, किसको सिखाया, मुझे, तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा है। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, बताओ, ही टॉट इंग्लिश टू मी। जब ये बाद में जाता है तो टू के साथ जाता है, बस इतना ध्यान में रखना। आगे देख लेते हैं कुछ नई चीज आप और सीख सकते हैं, क्या देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट वन, O1 इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो जो पहले लिखा है वो O1 जो बोला है, जिसको ऑब्जेक्ट नंबर 1, उसको क्या बोल दिया है यहाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट 1 को डायरेक्ट बोला, ऑब्जेक्ट 1 को डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट 1 को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल दिया स्टूडेंट, व्हाट का रिप्लाई है। एंड जो ऑब्जेक्ट 2 है ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये लिविंग थिंग होता है, ये नॉन लिविंग थिंग होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है व्हाट का रिप्लाई होता है, ये हुम का रिप्लाई होता है स्टूडेंट, है ना। नॉर्मली सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, इनडायरेक्ट को पहले लिखते हैं, है ना। लेकिन स्टूडेंट और एक पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन अगर मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख देना है और डायरेक्ट को पहले लिखना है, डायरेक्ट को पहले लिखना है, तो इनडायरेक्ट वाला जब बाद में लिखा जाएगा तो टू के साथ लिखा जाएगा, जैसा कि इस थर्ड एग्जांपल में दिया हुआ है। इतना क्लियर है, ठीक है। बात को समझना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखना लेक्चर को, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, है ना। आगे देखो, अंडरलाइन द लेबल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा आसान, इससे आसान कुछ भी नहीं है। बात को समझना, सबसे पहला फंडा तो होता है, जो सेंटेंस होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है क्या, व्हाट का रिप्लाई बाद में लिखते, पहले हुम का रिप्लाई लिखते, मतलब कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, फिर लिख देना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तरीका है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर आप इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले भी लिख सकते हो, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर टू के साथ आएगा, टू के साथ आ जाएगा फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जनरली पहला तरीका ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं ना। पहले देखो,
मिस्टर देसाई टीच, मिस्टर देसाई पढ़ाते हैं। व्हाट, क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? हमें पढ़ाते हैं। तो व्हाट का रिप्लाई क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है और पहले जो अस लिखा है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कितना आसान है ना। ही ब्रॉट, उन्होंने लाया, ब्रिंग के सेकंड वो क्या लाया? सम वाटर लाया। व्हाट का रिप्लाई? ही ब्रॉट व्हाट, क्या लेके आया? कुछ पानी लेकर के आया। तो ये व्हाट का रिप्लाई, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर द ओल्ड मैन, किसके लिए लेकर आके आया? फॉर द ओल्ड मैन। आप बोलोगे सर आपने तो टू बताया था। हाँ, कई बार टू आता है, कई बार फॉर भी आ जाता है ना। फॉर द ओल्ड मैन, तो द ओल्ड मैन क्या है? ये आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है स्टूडेंट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये लिविंग थिंग है। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो सीधे समझ लो, यहाँ इंग्लिश और अस है, लिविंग थिंग कौन सी है? अस। तो ये क्या है आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग थिंग क्या है? इंग्लिश है, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो। सी पेड व्हाट, क्या पे किया उसने? 50 रुपीज। किसको किया? टू द शॉपकीपर। तो क्या किया? 50 रुपीज। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द शॉपकीपर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ गए कैसे अंडरलाइन करना है? बात को समझो। यहाँ कैसा किया है उसने? स्टोरी को टू सहित अब अंडरलाइन किया है, टू के साथ। तो आप भी टू के साथ कर दो ना, है ना। आप भी यहाँ टू द शॉपकीपर को सीधे अंडरलाइन कर दो। इसको लिख देना क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे इसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और 50 रुपीज को क्या लिखोगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ गए? अर्पिता मेल्ड, अर्पिता ने मेल किया, है ना। क्या मेल किया? मेल करते ना, मेल भेजते हैं ना। हर फोटोग्राफ्स, अपनी फोटोग्राफ को। अर्पिता मेल्ड व्हाट? हर फोटोग्राफ। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट का रिप्लाई। टू हर सिस्टर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही है, कर लोगे। लास्ट क्या है? अभय सोल्ड, अभय ने बेच दिया। क्या बेच दिया? हिज कार। व्हाट? अभय सोल्ड व्हाट? हिज कार। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभय सोल्ड हिज कार होम, किसको बेचा? टू हिज नेबर। टू हिज नेबर आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बहुत आसान लगा होगा आपको, है ना। पूरी ग्रामर इतनी ही आसानी से मैं पढ़ा दूंगा स्टूडेंट, बिल्कुल। कुछ भी ग्रामर में आपको डाउट है तो कमेंट करके बता देना। मैं ग्रामर की पूरी सीरीज चालू कर दूंगा अलग से, है ना। बस रिक्वायरमेंट होना चाहिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखो इन सेंटेंस को उसको पढ़ना है और कुछ ऑब्जर्व करना है, क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट है। फ्लाई यानी उड़ती है, बर्ड्स उड़ती है। बर्ड्स खुद ही उड़ रही है ना। उसके उड़ने का असर तो उसी पे पड़ रहा है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है ना। कुछ उड़ा नहीं रही है, वो खुद ही उड़ रही है। सही है। उड़ना एक अलग चीज है, उड़ाना एक अलग। आप पतंग को क्या करते हैं? उड़ाते हैं ना। जब फ्लाई का मतलब दो निकलता है, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना और फ्लाई का मतलब होता है उड़ाना। जब इसका मतलब होएगा उड़ना, खुद ही उड़ना हो जाएगा इसका मतलब। फ्लाई का मतलब जब उड़ना होगा तो ये जो वर्ब होगी इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब फ्लाई का मतलब होगा किसी चीज को उड़ाना, तब जिस चीज को उड़ाया जा रहा है इस फ्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बात को समझना। बर्ड फ्लाई, लेकिन यहां पर वी फ्लाई काइट्स। यहां फ्लाई का मतलब क्या है? उड़ाना। हम उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। वी फ्लाई व्हाट? हम उड़ाते हैं क्या? काइट। तो काइट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया ना स्टूडेंट। अब बोलोगे डायरेक्ट की इनडायरेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में उसको मतलब बांटा जाता है ना। समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। लेकिन यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट, तो सीधे इसको ऑब्जेक्ट लिखो बस। ये वी वर्ब है, फ्लाई, ये वी सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है, और काइट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी फ्लाई है, यहाँ भी फ्लाई है, लेकिन पहले फ्लाई का मीनिंग थोड़ा अलग है, उड़ना। इसीलिए इसने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा। तो पहला वाला फ्लाई क्या है? एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब। और यहाँ फ्लाई का मतलब है उड़ाना, और यहाँ जवाब भी दिया है क्या उड़ा रहे हैं? व्हाट? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट रख ली, मतलब हो गई ट्रांजिटिव वर्ब बन गई। क्या बन गई? ट्रांजिटिव वर्ब। तो क्या यहाँ समझ में आया आपको कि एक ही वर्ब उसके यूज के हिसाब से किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब के जैसे काम कर सकती है और किसी सेंटेंस में इन ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर सकती है। अगर उस वर्ब ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो बन गई वो इंट्रांजिटिव वर्ब। किसी सेंटेंस में उसी वर्ब ने ऑब्जेक्ट रख लिया तो बन गई ट्रांजिटिव वर्ब। बस यहाँ वैसा ही है। द सॉसर, सॉसर मतलब कोई यूटेंसिल्स होता है, बर्तन होता है, एक प्लेट या बाउल या ग्लास को भी बोलते हैं सॉसर, है ना। द सॉसर ब्रोक, वो बर्तन क्या था? टूट गया।
यहाँ द सॉसर आपका सब्जेक्ट है, ब्रोक आपका वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट के लिए तो जगह ही नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं। तो ये ब्रोक मतलब, यहाँ ब्रोक का मतलब क्या है स्टूडेंट? ब्रोक के दो मतलब होते हैं, जैसे फ्लाई के दो मतलब होते हैं। फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है, उड़ाना भी होता है। वैसे ही ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है ना। ब्रेक का मतलब टूटना भी होता है और ब्रेक का मतलब तोड़ना भी होता है स्टूडेंट। तोड़ोगे तो कोई चीज को तोड़ोगे ना, तो जब इसका मतलब तोड़ना हो जाएगा तब ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी, ऑब्जेक्ट रख लेगी। लेकिन यहाँ द सॉसर ब्रोक, सॉसर टूट गया, तोड़ा नहीं उसने किसी चीज को, वो तो खुद ही टूट गया, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ कुछ। लेकिन नेहा ब्रोक, नेहा ने टूट गया नहीं, नेहा ने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? द सॉसर। नेहा ब्रोक व्हाट? सॉसर। तो इस ब्रोक ने यहाँ ऑब्जेक्ट रख लिया स्टूडेंट। जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट रख लेती तो ट्रांजिटिव हो जाती है, और नहीं रखती तो इंट्रांजिटिव। क्यों ऑब्जेक्ट रखती, क्यों नहीं रखती? क्योंकि उस सेंटेंस के हिसाब से डिपेंड करता है। इसकी सेंटेंस में उसका मीनिंग कुछ निकलता है, किसी सेंटेंस में उसका मीनिंग कुछ निकलता है। समझ में आ गया? तो यहाँ ब्रोक का मतलब अलग ही निकल गया, टूटना निकल गया, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब है बस। लेकिन यहाँ ब्रोक का मतलब है तोड़ना, और जो चीज तोड़ी गई वो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया तो वो वर्ब हो गई ट्रांजिटिव। तो यहाँ सेम वर्ब है, लेकिन पहले सेंटेंस में इंट्रांजिटिव और दूसरे सेंटेंस में ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ? सेम यहाँ पर वैसा ही है। द वाटर बॉइल्ड, यहाँ बॉइल का मतलब पहले सेंटेंस में उबलना। द वाटर बॉइल्ड, पानी उबला। सी बॉइल्ड द वाटर, यहां बॉइल का मतलब है उबालना। उसने उबाला, क्या उबाला? पानी को उबाल दिया, बॉइल कर दिया। तो सेकंड सेंटेंस में क्या है? बॉइल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि द वाटर इसका ऑब्जेक्ट है। सी बॉइल्ड व्हाट? वाटर। समझ गए? तो क्या सीखा हमने? देखो ये सीखा, यहां लिखा हुआ है फ्रॉम दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस से वी लर्न, हमने सीखा दैट कि द सेम वर्ब कैन बी इंट्रांजिटिव इन सम सेंटेंसेस बट ट्रांजिटिव इन सम अदर सेंटेंसेस। तो एक ही वर्ब कई सेंटेंस में इंट्रांजिटिव और कई सेंटेंस में ट्रांजिटिव, यहाँ इंट्रांजिटिव, यहाँ ट्रांजिटिव, यहाँ इंट्रांजिटिव, यहाँ ट्रांजिटिव हो सकती है। समझ में आ गया ये चीज? ये हमने सीखा। अब क्या बोला यहाँ? फाइंड द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, जिस वर्ब ने ऑब्जेक्ट रखा होगा वो ट्रांजिटिव होगी, जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होगा नहीं वो इंट्रांजिटिव होगी। बस इतना आसान है। आई वेकअप लेट, आई वेकअप व्हाट? व्हाट का रिप्लाई तो है नहीं। मैं उठता हूँ, उठाता हूँ तो है नहीं इसका कुछ मतलब। मैं लेट उठता हूँ, तो यहाँ वेकअप क्या है? वेकअप को अंडरलाइन करना है। वेकअप क्या? एक वर्ब है, और बाजू में क्या लिख देना? इंट्रांजिटिव। ठीक है। अ रोज स्मेल्स, एक जो फूल है वो सुगंध देता है, स्वीट। कैसा सुगंध आता है? वो मीठा सुगंध आता है। स्मेल्स व्हाट? व्हाट का रिप्लाई थोड़ी है, स्वीट है ना यहाँ पर। और मैंने सीधे आपको बताया है, जो व्हाट का रिप्लाई जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो एक नाउन होता है। और यहाँ स्वीट कोई नाउन है? यहाँ लेट कोई नाउन है क्या स्टूडेंट? नहीं है ना। स्वीट तो एक एडजेक्टिव है, लेट तो क्या है? ये एक एडवर्ब है। कितने जल्दी उठा? लेट उठा, जल्दी उठा कि नहीं उठा, है ना। समझ में आ गया? तो ये स्मेल्स भी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है स्टूडेंट। इट रेन्ड हैवीली, बारिश हुई। कैसी हुई भाई? हैवीली, ये एडवर्ब है, कैसी हुई वो बता रहा है। इट रेन्ड व्हाट का रिप्लाई नहीं है, तो यहाँ रेन को अंडरलाइन करना और लिखना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई फिल्ड द बकेट, आई फिल्ड व्हाट? अरे सीधे जवाब मिल गया, मैंने फिल किया, मैंने भर दिया। क्या भर दिया? बाल्टी भर दिया। तो ये द बकेट एक नाउन भी तो है, इसलिए देखो व्हाट का भी रिप्लाई हो गया, वो नाउन भी है, तो ये आपका है ऑब्जेक्ट। तो ये जो फिल्ड वर्ब है इसको अंडरलाइन करना, और बाजू में क्या लिखना? बाजू में लिखना ट्रांजिटिव वर्ब। बेबी जम्प्ड अप एंड डाउन, बेबी कूदा, ऊपर नीचे कूदा। उसने किसी को कुदाया क्या? हाँ, बेबी ने किसी को कुदाया नहीं, वो खुद ही कूद रहा है। वर्ब खुद ही एक्शन कर रहा है, उसका वो कूदने का जो इफेक्ट है उसी पे पड़ रहा है, किसी तीसरी चीज पे थोड़ी पड़ रहा है। तो ये जम्प्ड भी क्या होती है? हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब। जम्प्ड अप को अंडरलाइन कर लेना, नहीं जम्प्ड को करना। अप एंड डाउन तो बताया कैसा कूदा है, वो एडवर्ब का काम कर रहा है। द कैट स्मेल्ड अ रैट, अब यहां पर देखो स्टैंड, यहां भी कहीं ना कहीं स्मेल यहां पर भी आया है, यहां भी आया है। यहां स्मेल का मतलब क्या है? सूंघना नहीं है। यहां स्मेल का मतलब सूंघना नहीं है, यहां स्मेल का मतलब है सुगंध आना, सुगंधित होना, सुगंधित होना। ठीक है ना। तो रोज है वो सुगंधित हो रहे हैं, स्वीट। सही है। और यहां सूंघ रही जो कैट है वो स्मेल अ रैट, उसने सूंघ लिया एक चूहे को। द कैट स्मेल्ड व्हाट? अ रैट। तो देखो स्मेल के बाद व्हाट का रिप्लाई है? अ रैट। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ स्मेल ट्रांजिटिव है, यहाँ पर स्मेल इंट्रांजिटिव है। देखो एक ही वर्ब है, कहीं ट्रांजिटिव कहीं इंट्रांजिटिव।
द मिस्ट रोल्ड अवे, जो रोल्ड अवे मतलब आसपास घेर लेना, जो कोहरा था उसने आसपास हमें घेर लिया। रोल्ड अवे तो वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पर रोल अवे क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ बाजू में लिखते जाना है ना। पोर द मिल्क, पोर मतलब निकालो, व्हाट, क्या पोर करना है, द मिल्क, तो मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप बोलोगे सर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है स्टैंड, दिख नहीं रहा है, गायब दिख रहा है। देखो जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं ना, पोर द मिल्क, है ना, टीच द चैप्टर, जैसे टीचर को प्रिंसिपल ने बोल दिया टीच द चैप्टर, पढ़ाओ चैप्टर पढ़ाओ, है ना, तो यहाँ पर हमेशा सब्जेक्ट बनता है यू, क्योंकि आप जब भी ऑर्डर देते हैं तो किसी यू को ही तो ऑर्डर देते हैं, यू मतलब जो आपको सुन रहा है, लिसनर हमेशा क्या होता है, यू होता है, सही बात है। तो यहाँ पर यू पोर द मिल्क भी बोल सकते हैं, तो यू यहाँ सब्जेक्ट है जो कि दिखता नहीं, और द मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। रिंग व्हाट, क्या बजाना है भाई, रिंग द बेल ट्वाइस, तो द बेल क्या है, स्टैंड, ऑब्जेक्ट है, ट्वाइस नहीं, ट्वाइस तो बता रहा है कितने बार बजाना है, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो नहीं लिखना। द ग्लास वॉज फुल, वॉज क्या है, बी की फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर, बी की फॉर्म क्या बन गई यहाँ, मेन वर्ब, और जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब बन जाती है तो वहाँ हम सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताते हैं, सब्जेक्ट वहाँ कुछ एक्शन नहीं करता, समझ में आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट ने कुछ काम ही नहीं किया तो उसका असर किस पे पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करते, सब्जेक्ट की स्टेट को बताते हैं, उसके एक्शन को नहीं बताते। यहाँ तो एक्शन होता ही नहीं, जहाँ एक्शन नहीं होगा वहाँ तो ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक्शन को रिसीव करने वाला होता है ना स्टूडेंट, एक्शन ही नहीं होगा तो एक्शन जाएगा किस पे, ट्रांसफर किस पे होगा, तो ऑब्जेक्ट तो होगा ही नहीं। द ग्लास वॉज फुल, ग्लास ने कुछ किया थोड़ी, वो खुद ही फुल था, ये बता रहा है। जैसे मैं बोलूँ आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में क्या है, आई एम अ टीचर में ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, मैं अपने ही बारे में बता रहा हूँ, आई एम अ टीचर, ठीक है ना। तो यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि एम एक मेन वर्ब का काम कर रही जो कि बी की फॉर्म है। द लाउड नॉइज वोक हिम, किसने जगा दिया उसे, द लाउड नॉइज वर्ब है, वोक, ये द लाउड नॉइज क्या है, एक तेज आवाज क्या है, सब्जेक्ट है, इस तेज आवाज ने वॉक मतलब उठा दिया, वर्ब, किसको, हिम, उसको, ऑब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, उठा दिया आवाज ने, किसको उठा दिया, उसे उठा दिया, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, तो वॉक क्या है यहाँ पर, वॉक का मतलब देखो, वॉक अप का मतलब होता है उठना, और यहाँ वॉक का मतलब है उठा देना, जगा देना, किसी को जगा दिया भाई, तो यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट है, तो वॉक क्या है यहाँ पर, ट्रांजिटिव वर्ब है स्टूडेंट। दे रोल्ड अप द कारपेट, उन्होंने रोल अप कर लिया, क्या रोल अप कर दिया, कारपेट को रोल अप कर दिया, मतलब गुंड दिया, है ना, ऐसा गोल गोल कर दिया, समझ में आ गया। अब यहाँ भी कहीं रोल अप आया था क्या, ये देखो यहाँ रोल्ड अवे आया था, रोल्ड अवे का मतलब घेरना होता है, और रोल अप का मतलब होता है गूंद देना कारपेट को, तो दे सब्जेक्ट है, रोल अप वर्ब है, ऑब्जेक्ट है आपका द कारपेट, ऑब्जेक्ट है तो रोल अप क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, रोल अप को अंडरलाइन करो, बाजू में लिख दो ट्रांजिटिव वर्ब। द बेल रैंग, घंटी बजी, घंटी बजाई गई नहीं बोल रहा है, बजी, खुद ही बजी, है ना, तो उसका असर किसी पे नहीं पड़ा, उसका बजने का असर खुद ही पे पड़ा, है ना। तो यहाँ पर द बेल सब्जेक्ट है, रैंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रैंग क्या है यहाँ पर, एक रैंग ऐसी वर्ब है जो इंट्रांजिटिव है, तो रैंग को अंडरलाइन करके बाजू में लिखोगे इंट्रांजिटिव। बेबी बाउंस्ड द बॉल, बाउंस्ड मतलब धक्का दिया, बेबी ने क्या किया, धक्का दिया बॉल को, सब्जेक्ट ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है, बेबी बाउंस्ड व्हाट, द बॉल, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल गया, मतलब ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। बेबी कैच द बॉल, बेबी ने कैच कर लिया क्या बॉल को, तो कैच क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्लियर है। अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ग्रामर में और क्या क्या आप सीखना चाहते हैं, सारी चीजें इसी तरह से बहुत डिटेल में आप अगर चाहें तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। 2 मिनट्स ऑफ ओरल वर्क, यहाँ पर क्या है वो मैं देख लेता हूँ एक बार। क्या करना है स्टूडेंट आपको, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, पहले कॉलम में सारी की सारी वर्ब दी है, दूसरे कॉलम में ऐसी चीज दी है जो क्या बन सकती है, ऑब्जेक्ट बन सकती है, तो गिव मी, तो आपको इनका और इनका यूज करके जितने सेंटेंस आप बना सकते बनाना है आपको, है ना। हालांकि मैं आपको दिखा दूंगा सेंटेंस, पर अपने मन से ही आपको बनाना है, जैसे कि ही गेव मी अ बुक, है ना, पे, है ना, ही पेड हिम सम मनी, लिख सकते हो, देखो पे के साथ हिम जोड़ दिया और सम मनी अपने मन से डाल दिया ना, इन दो का यूज करना है और अलग से कुछ वर्ड जोड़ना पड़ेगा तभी सेंटेंस बनेगा ना। ही सोड मी हर लेटर, है ना, द टीचर
टॉट, टीच की सेकंड में देखो फॉर्म आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि टीच ही लिखना है, लेकिन टीच भी लिख सकते हो। ही कैन टीच, देखो चलो वही फॉर्म यूज करते हैं, है ना, ठीक है। चलो फॉर्म चेंज नहीं करना है, यही फॉर्म यूज करना है, ठीक है ना। आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, बना दिया सेंटेंस, है ना। सेंड, यू शुड सेंड हिम द लेटर, ठीक है ना। रीड, रीड को कैसे बना सकते हो, देखो आई विल रीड दिस चैप्टर, है ना, आई विल रीड दिस चैप्टर, ठीक है। तो कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा दिए, कभी एक ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट भी आप लगा सकते हो, पर इनका और इनका कॉम्बिनेशन में यूज करना है। चलो मैं लिस्ट पूरी आपके सामने रख देता हूँ, है ना, जो लिखा हुआ है रेडीमेड आंसर। देख लीजिए आंसर आपके सामने रेडीमेड तैयार है, देखो ये सब सेंटेंस बने हुए हैं, ठीक है ना। देखो ही विल गिव मी हिज बैट, सी विल शो हर पिक्चर, ही कैन टीच अस मैथ्स, दे विल रीड इट, है ना, यू कैन पे मी टुमारो, है ना, सी विल सेंड द हाउस टू दैम। तो देखो पहले ये वर्ब यूज कर लिया, फिर ये उधर पहले कॉलम की चीजें पहले अंडरलाइन किया, बाद वाले कॉलम की चीजें बाद में अंडरलाइन किया, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो, ओके। थैंक यू वेरी मच।